तो फिर वो लोग ड्वेलर्स बन गए, यानी कि वहाँ से निकल के बाहर आ गए फॉरेस्ट से। अब वो भी एक ऐसे एरिया में रहने लगे जहाँ पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, फॉरेस्ट को कट करके क्या करना स्टार्ट किया था, कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। वो भी पीजेंट्स बन गए थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो ह्यूमन था वो हंटर गैदरर्स था। वो अब जितना फूड के लिए इधर उधर जाता था, वो गैदरिंग करता था, जो भी उसे फ्रूट्स मिलते थे, एनिमल जो वो शिकार करके जो भी वो लेके आते थे। बट क्या होता था, जब कुछ डेवलपमेंट हुआ तो एक तो फॉरेस्ट का उस टाइम पे कटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। दूसरा क्या हुआ था कि उन लोगों ने भी एक जगह पे, एक ही प्लेस पे एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर ली थी। सो उसमें उन्होंने क्या किया था, सेटल्ड लाइफ के लिए उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था, क्रॉप प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स उन्हें जो है जंगलों को साफ़ करना, फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा, और वहाँ पे जितना भी लैंड अवेलेबल होगा उसको वहाँ वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से जो है जो लैंड वगैरह है वहाँ से फॉरेस्ट वगैरह काफ़ी हटा दिए गए थे, और ये भी ऐसा पीजेंट्स की तरह वर्क करने लग गए थे। सो इनमें काफ़ी चेंजेस आने लग गए थे, क्योंकि पहले तो जो फॉरेस्ट में है सिर्फ वो जो फ्रूट्स और उन एनिमल्स पे ही बेस्ड थे, लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ कल्टीवेशन दे हैव बिकम पीजेंट्स। उसके बाद में क्या होता है, slowly they started influencing the society and became part of large complex society। तो अब क्या हो गया था, जब वो सोसाइटी में आ ही गए, किसी रूलर्स के अंडर आ ही गए, उस एरिया में रहने लग गए, तो उन्होंने उस सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। they learned so many things from the society and also teaches, also they taught the so many things whatever they have learned in their forest or in their life, in their habitats। सो उन्होंने वो सारी चीज़ें भी उनको सिखाई, और ऐसा हो गया था कि वो जिस तरीके से काम करते थे, या उन्होंने भी किसी ना किसी चीज़ को वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो वो भी उस सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बाद में बन गए थे। ठीक है, और ये काफ़ी सारे लोग थे, तो एक ये लार्ज पार्ट इसका ये सोसाइटी का बन गए थे। बाद में है जो इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस। अब जितने भी लोग फॉरेस्ट से आए हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, अब उन सब का स्टेटस एक जैसा हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो उनमें भी धीरे धीरे, जैसे किसी ने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, या फिर कोई किसी चीज़ में स्किल्ड हो गया है, वहाँ पे आके कुछ भी काम करने लग गया है। सो अगर वो इतना कोई स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है, कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, तो इस वजह से उनमें बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी आ गए। इसके बाद में जो है, विद मोर डिफरेंटेड सोसाइटी पीपल वर ग्रुप्ड इन जातीज और सब कास्ट। यानी कि जब लोग वो आ गए फॉरेस्ट वगैरह से, तो वैसे तो उनका एक अलग से ग्रुप था, लेकिन उन्होंने सोसाइटी में ही अपना एक पार्ट लिया, और वहाँ की कल्चर्स को लिया, सोसाइटीज़ के अपने कल्चर्स को वहाँ पे दिया। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, बहुत लंबे टाइम तक जब वो इसी तरीके से रहे, तो उनमें भी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आ गए। अब जो इन इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आए, तो इन्होंने ही क्या हुआ, कास्ट या फिर जो सब कास्ट है, जातीज़ है, उनका फॉर्मेशन के लिए एक फाउंडेशन प्रिपेयर की। उसके बाद क्या है, एमर्जेंस ऑफ जातीज़, यानी कि किस तरीके से आगे जातियों का क्या हुआ, इसका बेस रहा, वो है जातीज़ वर grouped on the basis of their backgrounds and their occupations। अब जो है मैंने बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स जो वहाँ से आए थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि अलग अलग जो काम करना स्टार्ट कर दिया था, और उनके इकोनॉमिक और सोशल जो है लेवल भी अलग अलग थे। सो अब वो क्या हुआ कि उनका बैकग्राउंड्स एंड
उनका क्या ऑक्यूपेशन है, यानी कि कौन सा, किसके पास इकोनॉमिक पावर कितनी है, क्या स्किल्ड है, कौन सी स्किल है, और उनके ऑक्यूपेशंस क्या है। तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पे उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो ये क्या था, जातीज थी। फिर रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। अब जो उनकी रैंक्स थी, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो उसको जिस पोस्ट पे रखा गया है या फिर जिस वे में उसको दिया गया है, जितनी वैल्यू उसको दी जाती है, ठीक है, वो सारी की सारी परमानेंट नहीं थी। दिस इज़ द मेन पॉइंट, कि इस टाइम तक भी वहाँ पे जो ये जातीज थी वो परमानेंट नहीं थी। अब क्या है, दिस स्टैच्यू ऑफ सेम जातीज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अब और दूसरी बात क्या थी कि जो ये स्टेटस, जो स्टेटस है जातीज का, वो ये नहीं है कि किसी एक एरिया में जैसे जातीज बन गए, जिस जाति को एक एरिया में या किसी रूलर के अंडर ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है तो दूसरे रूलर के अंडर भी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती हो। जो इकोनॉमिक सोशल लेवल उसका एक ग्रुप में है, दूसरे में ये हो, ये ज़रूरी नहीं था। अब इसमें जैसे कि रैंक्स जो फिक्स्ड की बात की गई है, कि जैसे जो जातीज़ में अगर कोई वॉरियर होता था, अगर उसका एक बेटा वॉरियर बन जाता है और दूसरा कोई दूसरा काम करने लग जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के, ठीक है, सर्विंग का काम कर जाता है, जैसे सन्स वगैरह होते हैं, या फिर ब्राह्मण की तरीके से काम करना लग जाता है, तो उसका एक बेटा ब्राह्मण बन जाता था तो दूसरा क्षत्रिय। तो यानी कि इनके जो ये नहीं है कि वो जैसे बढ़ई का काम करता है तो सिर्फ उसी में रहेगा, नहीं, आर्किटेक्चर का काम करता है तो उसी में रहेगा, नहीं, वो जिस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते थे तो वो उसका चेंज हो जाता था। और जो मान लीजिए किसी कास्ट के, जैसे क्षत्रियास को अगर एक रूलिंग उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तो दूसरे रूलिंग एरिया में भी क्षत्रियास को उतनी वैल्यू दी जाए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं था। ट्रेडर्स थे, उनको उतनी वैल्यू वहाँ पे दी जाए, ये कुछ ज़रूरी नहीं था। और कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता था, और जो आदमी जिस तरीके का काम करता था उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी कास्ट या जाति डिसाइड होती थी, वही नाम उसकी कास्ट को दिया जाता था। Now, the जातीज फॉर्म देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो जातीज थी वो अपना खुद का रूल और रेगुलेशंस बनाने लग गई थी टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। यानी कि जिस एरिया में जो जाति बन गई थी वो उसको मैनेज करने के लिए, कि एक उसमें फॉर्मेशन रहे, तो उसमें जितने भी बड़े लोग होते थे, जो मेन उसमें एज्ड लोग थे या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कुछ उसके लिए रेगुलेशंस बनाए, रूल्स बनाए, और उनको मैनेज करते थे कि सारे के सारे लोग उस रूल्स या को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके से उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था, मैनेज करना स्टार्ट कर दिया था। वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर। जो रेगुलेशन थे वो कौन उनको फोर्स करते थे, एनफोर्स करते थे, वो जो है एनफोर्स किए जाते थे, असेंबली बनाई गई थी जो एल्डर्स की थी, जो एजुकेटेड होते थे उसमें, या फिर मतलब कि एजुकेटेड इन द सेंस मीन्स जो अपने कल्चर को जानते थे, ठीक है, जिनको उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होती थी, तो उसके बारे में, यानी कि एल्डर्स जो उस से रिलेटेड होते थे। सो इसके बाद क्या होता है, जाति पंचायत। तो वो लोग क्या करते थे, उसके छोटे ग्रुप्स बना देते थे, जाति पंचायत बना देते थे। और जाति पंचायत क्या होता था, जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेजेस एंड गवर्न बाय चिफ्टेन। मीन्स इसमें क्या था कि जैसे एक गांव है, we have a village in which so many jatis we can see. Each jati group will be regulated by the elder persons of this jati, and these group of the jatis will also be regulated, and all the works done by this group will be observed by the elder person of this jati. Then this is a whole village. So these jatis groups should also be followed the rules made by the villagers
और एल्डर पर्सन्स ऑफ द विलेज। सो जो सरदार जो होते थे ग्रुप के, उनको भी देखना होता था इनको, यानी कि एक तो अपनी ग्रुप में उसको सारे के सारे रूल्स को मैनेज करेंगे, उसके बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस विलेज के सरदारों ने बनाए हुए हैं उन सबको भी वो अपनी जाति में फॉलो करवाते थे। तो इस तरीके से सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो इनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। टुगेदर दे फॉर्म अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और इस तरीके से वो एक स्टेट की स्मॉल यूनिट का पार्ट होते थे। जो जातीज होती है, और जातीज जो ग्रुप्स थे वो बड़े ग्रुप के अंडर होते थे। वो जो स्टेट भी हो सकता है किसी रूलर का, वो भी पार्ट भी हो सकता है। नाउ अब जो है ये अपने बारे में जितने भी रूलर्स थे अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवाते रहते थे, ठीक है। वो अपने यहाँ पोइट्स रखते थे, राइटर्स रखते थे, और उनको अपने बारे में लिखने के लिए बोलते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने आप को हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा नेम या फेम के लिए कुछ ना कुछ लिखवाते रहते थे। और ये ज़रूरी नहीं था कि वो सारे के सारे रियलिटीज़ ही उनको लिखी जाए, बल्कि वो अपनी हर बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, है ना, उसको बताते थे बहुत। तो अब इसमें जैसे जो दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन था, उसने भी अपने बारे में कुछ लिखवाया है। उसके बारे में है जैसे, एक्सप्लेन द रूलर हैड अ वास्ट एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। इसने बताया है अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इसने क्या बताया है कि जो उसका रूलिंग एरिया था वो बहुत बड़ा था, विच वॉज एक्सटेंडेड टू फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। अब इसमें क्या है, हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जाग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कन्क्वेस्ट, यानी कि हिस्टोरियंस ने क्या किया, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है किसी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे दूसरे रूलर्स की भी अगर हम उसी टाइम की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे